वो मैं करा दूंगी। उसको करने के बाद हम दोबारा उसी पे आएंगे जहाँ पे लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। तो जितना भी टाइम होगा वो हम कवर कर लेंगे। देखते हैं 9, 9:15 तक जितना भी कुछ होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बच्चे तुम्हें कराऊंगी इलेक्ट्रोलिसिस। तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग अपनी हेडिंग डाल लो। आपको आई थिंक दिख रही होगी स्क्रीन, दिख रही है क्या? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। आज मैं तुम्हें पीपीटी पे पढ़ाऊंगी, पता है तुम्हें? यस मैम, बताया, अभी तो बताया आपने। हाँ, हेलो बच्चे, काजल गुड इवनिंग रहीमा। रोहन भी आ गया, शिवानी भी आ गई। फिजिक्स की क्लास में कितने बच्चे थे? क्योंकि उसी उतने ही यहाँ पे भी आएंगे। इतने ही थे। अच्छा 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 45 के राउंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक तो फिर मुझे स्टार्ट करना चाहिए, टाइम भी हो गया। यस चलो मैम। ठीक है स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, तो तुम लोग क्या करो, हेडिंग आई थिंक डाल लिया तुमने इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले एक सेकेंड मैं थोड़ा, हाँ, तो इलेक्ट्रोलिसिस की बच्चे डेफिनेशन लिखेंगे पहले आप लोग। मैं आपको नोट्स, ओके, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर द क्लास, ठीक है, वहां से देख लेना। अभी फिलहाल लिखो। टॉपिक क्या लिखना है? हाँ जी बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक है तुम्हारा, इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट। क्या बोल दिया इसने? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया था, याद है क्या किसी को? मैंने यस आपको मैम। क्या कहा यस था, मैम। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बच्चे आप एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, और आप उसमें एक ही बीकर में दो इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, इमर्ज करवाते हैं, ठीक है। अब वो दो इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की भी हो सकती है, डिफरेंट मटेरियल की भी हो सकती है, और आप क्या करते हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला था एनोड होता है और ये आपका कैथोड होता है। ये आप उल्टा भी ले सकते हो, कैथोड एनोड, बस ये ध्यान रखना एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पे नेगेटिव होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बेसिक सा डिफरेंस बता दो इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल में, हैंड रेज करो, कौन बताएगा? ओके, किसने हैंड रेज किया, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ ईशा बताओ। मैम, जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड और कैथोड अलग अलग बीकर में होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में सेम में होते हैं। और गैल्वेनियन सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला। अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस बोलूं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिख सकते हो मेरे साथ साथ, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी होता है क्या, कि इसमें क्या होता था बच्चे, इलेक्ट्रिक एनर्जी से बेसिकली किसमें चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, उल्टा होता था, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में। मतलब जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो तभी काम करेगा बच्चे जब आप उसको भैया बैटरी से कनेक्ट कराओगे, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे, तब कितना डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का थ्रू इट्स मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है, जैसे आपने NaCl ले रखा है, मतलब उसमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, मोल्टन स्टेट है, ठीक है। तो मतलब जिसमें पानी नहीं है, ठीक है, तो मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट होगी वो आपकी, ठीक है। तो जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएंगे ना, तब तक आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम नहीं करेगा। एक बात मेरी ध्यान से सुनना बच्चे,
यहाँ पे आपने सपोज मैंने NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तुम्हें पता है अगर मान लो NaCl जब ब्रेक होगा तो Na+Cl नेगेटिव में होगा, हाँ या ना, बताओ। Yes, ma'am. तो इस NaCl को ब्रेक कौन करवा रहा है, NaCl को तोड़ कौन रहा है? तो भैया जो आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी जो आपने बैटरी से कनेक्ट किया है ना दोनों इलेक्ट्रोड को, वो बैटरी जो इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, वो क्या कर रही है, Na को अलग कर रही है और Cl नेगेटिव को अलग कर रही है। तो ये कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर रही है। उसके बाद मुझे ध्यान से बताना, सोच समझ के बच्चे, कि जो Na+ है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा, सोच समझ के बता। करेगा मैम लूज करेगा। अच्छा जी, एक बात बताओ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2 और 8, हाँ या ना? गुड इवनिंग। Yes, अब एक बात बताओ, 8 का मतलब क्या हुआ कि भैया ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या ये 8 में से एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? नो मैम। तुम कैसे बोल रहे हो कि मैम लूज करेगा? लूज तो नहीं करेगा भैया, गेन जरूर कर सकता है और सोडियम बना लेगा, देगा तो नहीं किसी भी हाल में। अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की, तो वो क्या करेगा, वो लूज करेगा कि भैया इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दे देगा। यानी कि मैम हाँ हाँ बोलो मैम बोलो। नेगेटिव चार्ज होता है वो तो फिर वो गेन करते हैं ना, और जिसपे पॉजिटिव होते हैं वो लूज करते हैं। पॉजिटिव आता लूज करने से है, लेकिन अगर किसी पे पॉजिटिव है तो भैया वो इलेक्ट्रॉन देगा ना, बैलेंस करेगा ना बच्चे, +1 यहाँ है, -1 यहाँ है, सोडियम यहाँ, ठीक है। तो यानी कि जो सोडियम है बच्चे, उसने तो क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया, हाँ या ना? और जो Cl2 है उसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यानी कि आपको पता है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको पता है कि भैया रिडक्शन तो किस पे होती है, कैथोड पे होती है, और ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे होती है। यानी कि जो ये Na+ मिला, जो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो NaCl जो है टूटा है Na+Cl नेगेटिव में, फिर क्या होगा कि जो Na+ को कौन खींचेगा, कैथोड खींचेगा, और Cl नेगेटिव को कौन खींचेगा, एनोड। ठीक है, Cl नेगेटिव को कौन खींचेगा, एनोड खींचेगा। यानी कि कैथोड शुड बी नेगेटिव और एनोड शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या पेपर में क्या पूछा जाता है, ये उसमें तो नहीं आएगा, जेई में, नीट में नहीं पूछा जाता है ये वाला, लेकिन हाँ बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ प्रोडक्ट क्या होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के। जब आपने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो बता दो बेटा कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम Na तो डिपॉजिट हो गया कैथोड पे, Na तो डिपॉजिट हो गया कैथोड पे, और जो आपकी Cl2 गैस है वो क्या लिबरेट हो गई। जब गैस होती है तो हम बोलते हैं लिबरेट एट एनोड। तो यही तुम्हें लिख के आना है अगर पेपर में आया। एक तो ये रिएक्शन लिखाना और ये लिखना ना, 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। वैसे तो मैं ये तुम्हें ना भी बताती, क्योंकि मुझे तुम्हें क्या सिखाना है, फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ बताना है, राइट। तो उसके लिए मुझे ये बताना ही पड़ा। ठीक है, कितना समझ में आया, ताकि मैं आगे तुम्हें समझाऊं कि फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्या होते हैं। तो क्योंकि तुम बच्चे क्या करते हो, सिर्फ उसको रट्टा मारते हो, फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ को समझते नहीं हो। अगर तुम उस स्टेटमेंट को रट्टा मारोगे फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ को, तो मेरे से आज लिखवा लो कि तुम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे, इवन एनसीईआरटी के भी सोल्व नहीं कर पाओगे अगर तुमने सिर्फ रट्टा मार लिया फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का। तो इसलिए मुझे बताओ ये समझ में आ गया, ताकि मैं आगे चलूं। चलो, उसके बाद बच्चे टॉपिक डालो क्वांटिटेटिव, और ध्यान से समझना, तुम्हें पता है नोट्स में दे देती हूँ। क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का। अब यहाँ से हमारा शुरू होने वाला है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट रट्टा नहीं मरवाने वाली, पहले हम कुछ चीजें देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि जब मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं फैराडेज फर्स्ट और सेकेंड लॉ की, तो आपको देखते ही चमक जाए कि भैया मैम ने ये बताया है, ये इसकी स्टेटमेंट है, हमारे पल्ले पड़ गया। तो अब मैं बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं ले रही हूँ जिंक 2+ का, कि भैया जिंक 2+ जो है रिड्यूस होके जिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
ये तुमने भैया देखी होंगी कहीं ना कहीं रिएक्शन, यही तो पढ़ रहे हैं हम इतने टाइम से। एक बात बताओ, अगर मुझे इस रिएक्शन को रीड करना हो, अगर मुझे इस रिएक्शन को रीड करना हो तो मैं क्या बोलूंगी कि भैया एक आयन है जिंक 2+ का, जिससे मुझे एक एटम मिल रहा है जिंक का। इट्स ओके खुशबू, कुछ तुम्हारा मिस नहीं हुआ है, बस 1-2 मिनट का मिस हुआ है, वो चलेगा, वो जरूरी इंपॉर्टेंट भी नहीं था, अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो अगर मुझे इसको रीड करना हो, इस पूरी रिएक्शन को, ऐसे ही बोलूंगी ना कि भैया एक आयन था जिंक का, मुझे एक एटम मिल गया जिंक का, यही बोलूंगी ना, हाँ या ना? लेकिन तुम्हें पता है केमिस्ट्री में तो हम एक आयन और एक एटम जैसा कुछ बात ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है भैया एटम और आयन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। तो हम क्या बात करते हैं, 1 मोल की बात करते हैं, है ना, यही करते हैं ना। वहां पे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था तुमने? 11th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो तुम ये बोलोगे कि 1 मोल ऑफ जिंक 2+ आयन रिड्यूस हो रहा है 1 मोल जिंक में, या तुम बोल सकते हो 65 ग्राम, है ना? अच्छा जी, अब तुम ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जल्दी बताओ। 1.6 into 10 to the power minus 19. वेरी गुड, 1.6 into 1.6 10 into to 10 is to power minus Minus 19। 19. लेकिन हम तो किसकी बात करें, 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो जाएगा बताओ? 1.6 into 10 is to power minus 19 into 6.02 into 10 की पावर 20। Minus 23. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 9500 coulomb. 96500 कूलम, जिसको तुम क्या बोलते हो? जिसको तुम बोलते हो 1 farad. यानी कि तुम्हारा भैया 1 मोल किसके इक्वल आ गया? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे। यानी कि जब वो 1 फैराडे का जब तुम चार्ज पास करवाओगे, वो किसके इक्वल आएगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के, हाँ अप्रोक्स है बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भैया तुम्हें 1 फैराडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, याद रखना, कूलम होती है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भैया 1 मोल ऑफ जिंक, 1 मोल ऑफ जिंक को आपको बदलना है जिंक में, मतलब आप चाहते हो कि आपका जिंक जो है, जो जिसका मास है 65 ग्राम, वो डिपॉजिट हो जाए इलेक्ट्रोड पे। हाँ इतना ही होता है एग्जैक्ट, लेकिन हम इतना लेंगे भैया, इतना ही लेंगे। ठीक है, आपको 65 ग्राम जो है डिपॉजिट कराना है जिंक का मास इलेक्ट्रोड पे, तो उसके लिए तुम्हें कितना फैराडे पास कराना पड़ेगा, या कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा बताओ मुझे? 2 फैराडे। यानी कि जब आप 2 फैराडे का चार्ज पास कराएंगे, तब जाके आपका 65 ग्राम मास ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा, हाँ या ना? यस मैम। ऐसी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल है Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ कॉपर भैया रिड्यूस होगा कॉपर में, तो तुम्हें उसके लिए कितना फैराडे पास कराना पड़ेगा बताओ? 2 farad. यानी कि जब आप 2 फैराडे का चार्ज पास कराएंगे, तब जाके आपका 63.5 ग्राम जो है, 63.5 ग्राम मास जो है कॉपर का, वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। ऐसे ही आप ये भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम का भी ले सकते हो। इसमें भी कितना होगा? एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम, राइट? तो मतलब जब आप 3 फैराडे चार्ज पास कराओगे, तब जो है आपका 27 ग्राम जो है एल्यूमिनियम का, वो डिपॉजिट होगा किस पे? इलेक्ट्रोड पे। समझे इस चीज को, हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, अगर इस चीज को समझ गए बच्चे, तो ध्यान से करना। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे लिख लो तुम लोग, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट है यहाँ पे। देखो, तुम्हें पता है 1 मोल किसके इक्वल है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के। और तुम्हें पता है 1 मोल और किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास के भी इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है तुम्हारा 1 मोल? 22.4 लीटर एट एसटीपी पे, हाँ या ना? यस मैम। तो ये क्या रखेंगे? और किसके इक्वल होता है 1 मोल? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एटम बोल दो, आयंस बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो, या मॉलिक्यूल बोल दो। तो ये आप
ध्यान रखेंगे, इसको स्टार बना के कहीं पे लिख लो। हो गया सबको ये वाला क्लियर कि भैया जितना चार्ज तुम पास कराओगे, जितना चार्ज पास कराओगे उतना ही क्या होगा, तुम्हारा मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। 2 फेराडे का कराओगे तो भैया 65 ग्राम होगा, कॉपर वाले के केस में कराओगे तो 63.5 होगा, 3 फेराडे का कराओगे तो 27 ग्राम होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ की। क्या बोलता है, वो ये कहता है बैक स्लाइड करनी। मास ऑफ ए सब्सटेंस liberated या बोल सकते हो डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड, राइट। मतलब जितना तुम इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास कराओगे उतना ही सब्सटेंस जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा एट इलेक्ट्रोड पे। अब बताओ समझ आई ये चीज, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। यानी कि इसने क्या बोला कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। वैसे तुम्हारी बुक में जो है w लिख रखा है तो मैं w से ले लेती हूँ, फिर कहोगे मैम क्या लिख दिया w। अब तुम्हें पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा, z आएगा। Constant. अब q क्या है बच्चे, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिखो इसको मेरे साथ साथ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। w क्या है कि कितना मास जो है तुम्हारा डिपॉजिट हुआ एट इलेक्ट्रोड, और z क्या है तुम्हारा, इसको नाम दिया, वैसे तो एक कांस्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी मत पूछना कि मैम z कैसे निकालेंगे, वो मैं पूरी फॉर्मूले की लिस्ट बनवाऊंगी उसमें लिखवा दूंगी। ठीक है, अभी मत पूछना। उसके बाद बच्चे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि Q की जो Q है आपका, कितना चार्ज पास करोगे कितने टाइम में और कितना करंट पास कराओगे, तो क्या रिलेशनशिप होता है बताओ। I is equal to Q by T. Q इज इक्वल टू I इंटू T। T. भैया इतने टाइम के लिए कितना टाइम करंट पास करोगे वो क्या होगा तुम्हारा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की, कितना चार्ज या बोलो कितना फेराडे तुमने पास कराया उस पर्टिकुलर टाइम और उतना उस करंट में। तो आई को ध्यान रखना बच्चे एम्पियर में लिखोगे, और टाइम हमेशा सेकंड में होगा, और चार्ज तुम्हारा हमेशा कूलम्ब में होगा। समझे इस चीज को, करंट शुड बी इन एम्पियर, टाइम शुड बी इन सेकंड। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो W इज इक्वल टू ZIT। ठीक बात है ना। चलो फेराडे फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो मुझे, फिर मैं फेराडे सेकंड लॉ बताऊंगी। यस मैम। Yes, ma'am. अब फेराडे सेकंड लॉ पे जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं। ओके, अभी मैंने क्या बोला था ध्यान से सुनना, जब तुम 2 फेराडे का चार्ज पास कराओगे तब तुम्हारा 65 ग्राम डिपॉजिट होगा। अगर मैं बोलूं कि तुम 1 फेराडे का चार्ज पास कराओगे तो कितना डिपॉजिट होगा, 65/2 इंटू 1 कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आंसर, 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यस सर, यस मैम। अगर मैं सेम चीज यहाँ बोलूं कि भैया 2 फेराडे का जब पास कराओगे तो 63.5 ग्राम कॉपर का डिपॉजिट होगा, तो 1 फेराडे में कितना होगा, 63.5/2 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रही हूँ। ऐसे ही 3 फेराडे का जब चार्ज पास कराओगे तो भैया 27 ग्राम तुम्हारा एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। अब मान लो मैं बोलूं 1 फेराडे में कितना होगा, तो 27/3 कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है, 9 ग्राम डिपॉजिट होगा। बताओ इतना समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा ठीक बात है। यानी कि ध्यान से सुनो, यानी कि क्या हो रहा है, जब मैं सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रही हूँ, मान लो मेरे पास 3 सॉल्यूशन है और मैं सब में 1 फेराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास करा रही हूँ, तो देखो जब इसमें करा रही हूँ तो मुझे 32 पॉइंट समथिंग मिला, इसमें करा रही हूँ तो 31 पॉइंट समथिंग मिला, इसमें करा रही हूँ तो 9 ग्राम के आसपास मिला। तो मतलब
जब मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रही हूँ अलग अलग सोल्यूशन में, तो मुझे अलग अलग ग्राम मिल रहा है डिपॉजिट हुआ हुआ। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके इक्विवेलेंट मास पे। देखो समझाती हूँ। इक्विवेलेंट मास पहले तो लिख लो क्या होता है। मोलर मास बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। ठीक है, एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या बोल रहा है वो। When same quantity of electricity is passed through different electrolyte connected in series, then the masses of substance liberated या deposited at the electrode are in the ratio of equivalent mass। मतलब इधर देखो, मान लो तुमने 3 सॉल्यूशन ले लिए, तीनों में मान लो ये जिंक का सॉल्यूशन है, ये कॉपर का है और ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, तीनों को क्या किया? आपस में कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, देख पा रहे हो क्या? और सीरीज में लगा दिया। और अब क्या किया तुमने? तीनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। तो जो मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? उसके इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करेगा। और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलर मास। तो यही तो बोला मैंने कि भैया 1 फैराडे जब पास करा रहे तो तुम्हें 31 पॉइंट समथिंग मिला, और जब एल्यूमिनियम में 1 फैराडे पास करा तो 9 ग्राम मिला। मतलब कॉपर का मोलर मास ज्यादा था, तो भैया उसका इक्विवेलेंट मास भी ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम का कम था मोलर मास कॉपर के कंपैरिजन में, तो उसका इक्विवेलेंट मास भी कम था। समझे इस चीज को? समझे? अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो जो मास डिपॉजिट होगा मेटल का वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट मास पे। क्योंकि बच्चे आपने 1 फैराडे, क्योंकि अगर आप मोलर मास लेते बच्चे तो 65 ग्राम होता ना। अब आप 1 फैराडे के लिए निकालो ना, तो 65/2 हो गया ना, तो 32 आ गया। इस वजह से इक्विवेलेंट मास लिया ना। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय वैलेंसी। तो ये वही तो है, मोलर मास बाय वैलेंसी। कितने का एक्सचेंज हुआ? 2 का। मोलर मास बाय वैलेंसी 2 का। मोलर मास बाय वैलेंसी 3 का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, इसलिए बोला इसको इक्विवेलेंट मास। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस मैम। फिर से एक बार मैं दोनों लॉ फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। फैराडे फर्स्ट लॉ में ये बोला जितना फैराडे का चार्ज पास कराओगे उतना आपका मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, 2 फैराडे का कराएगा 65, कॉपर में 2 फैराडे का कराओगे 63.5। ठीक है, 3 फैराडे का एल्यूमिनियम में कराओगे 27। ठीक है, अच्छा फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि भैया जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे अलग अलग सॉल्यूशन से जिनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो हर किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो मास है वो डिपॉजिट होगा। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली। जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा वो ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, जिसका कम होगा वो कम हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अगर मान लो आपको निकालना है, मान लो उसका निकालना है, क्या बोलते हैं, गोल्ड और सिल्वर का एटॉमिक वेट है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड हो जाएगा। बस सेम यही करना है। और आपको पता है 2020 जेई में फैराडे सेकंड लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। फैराडे की सेकंड लॉ की स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2020 में। तो इसलिए बोल रही हूँ रट्टा नहीं मारना, समझ के चलना है। क्लियर हो गया सबको? बताओ एक बार जल्दी से थम्स अप दे तो मुझे चैट बॉक्स में, सो दैट कि मैं आगे चलूं जल्दी से। 53 स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से दे दो, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज। वेरी गुड। ओके, ख्याति आ गई। ठीक है, वेरी गुड। खुशदीप, शालू, अंकुश, निशब, गौरव, चलो मतलब आ गया सबको समझ में। चलो रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। चलो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अलग से बना रखा है फॉर्मूला यूज। तो जल्दी से यहाँ पे शुरू हो जाओ। फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एक तो फॉर्मूला है ये वाला, W = Z × Q वाला। ठीक है, Q क्या है? IT। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा W = ZIT। अगर कोई पूछे भैया Z निकाल दो, जो कि पूछेंगे नहीं, कभी भी नहीं पूछेंगे, आज तक नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी भैया लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट
बाय 96500। ये इक्विवेलेंट वेट वही है जो आप नॉर्मेलिटी में लेते हो, वही है सेम। अब आप बोलोगे मैम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय वैलेंसी। वैलेंसी। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, बताती हूं मैं तुम लोगों को। एक फॉर्मूला और है एफिशिएंसी का, ये कई बार पूछ लिया जाता है। जेई मेन में था वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो, लेकिन क्या पता नीट वाले भी कॉपी कर लें जेई वालों को। तो लिखो, इसका फॉर्मूला है W एक्चुअल, मतलब जितना एक्चुअल में मास क्या बोलते हैं डिपॉजिट हुआ, बाय थ्योरेटिकल जो तुम कैलकुलेट करोगे। एक क्वेश्चन है ऐसा मैं करवाऊंगी, इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज में आ जाएगी तुम्हारी एफिशिएंसी। तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस में ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। बस ये पता होना चाहिए कि W क्या है, Q क्या है, I क्या है, T क्या है, किस में मेजर करोगे ये पता होना चाहिए बस। बाकी तो तुम कर लोगे, इंटेलिजेंट हो। टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है बच्चे, करंट को एम्पियर में लेना है, ये ध्यान रखना। Q क्या है, चार्ज कितना पास करोगे। W क्या है, मास डिपॉजिटेड। ऑलरेडी मैंने बता दिया तुम लोगों को। अब जल्दी से एक बार ये फॉर्मूला अपने माइंड में बिठा लो ताकि मैं आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा सकूं। 6-7 क्वेश्चन ही है इसके, ज्यादा नहीं है। मैं सोचूं थोड़ा जल्दी करवा के ना तुम्हें वो करवा दूं, फिर वो वाला क्वेश्चन। डन 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 ना, चलो। हाँ कर रही हूँ बेटा, स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार मैं ना थोड़ा सा, हाँ चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके आंसर भी मैंने साथ लिख रखे हैं। देखो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मैं पढ़ रही हूँ तुम भी रीड करना। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 Faraday electricity। ठीक है, जो निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन है उसकी भैया इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई। कितनी फेराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, 0.1। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कितने मोल जो है निकल के डिपॉजिट होंगे कैथोड पे। तो ये मैं करवाती हूँ ताकि तुम्हें फील आए। अगर मैं यही तुम्हें करने के लिए दे दूंगी तो फिर कहोगे मैम फिर हमें क्यों करवा रहे हो। तो देखो बच्चे, कैथोड पे रिडक्शन होगी, इसकी इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। अगर इक्वेशन नहीं आई तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चे कि जब तुम 2 फेराडे का चार्ज पास कराओगे तब जाके 1 मोल निकल का डिपॉजिट होगा, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। लेकिन तुमने क्या किया है भैया, निकल नाइट्रेट की जो इलेक्ट्रोलिसिस कराई है उसमें 0.1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है। तो वो पूछ रहे हैं कि जब तुम 0.1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना मोल डिपॉजिट होगा। तो 1/2 इंटू 0.1। सिंपल यूनिटरी मेथड है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे 9 अप्रैल 2019 में आया हुआ है तुम्हारे जेईई मेन में। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चे आंसर आ जाएगा 0.05। बताओ मुश्किल था? नो मैम। सिंपल मेथड था। अगर मान लो तुम्हें कुछ भी ना समझ में है ना, इक्वेशन लिख लो। अभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हें इक्वेशन भी नहीं आएगी बनाने। ठीक है, वो तो भगवान से प्रार्थना करना वैसा क्वेश्चन पेपर में ना मिले तो छोड़ के ही आना पड़ेगा। लेकिन मैं करवा देती हूँ, क्या पता रिपीट हो जाए कंसेप्ट। ठीक है, तो ये वाला आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा कैसे किया है। यस मैम। यस मैम। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। When an electric current is passed, ध्यान से सुनना, when an electric current pass through acidified water, मतलब भैया एसिडिक कंडीशन में लिया है, 112 ml of hydrogen gas at NTP normal temperature pressure पे, ठीक है, was collected at the cathode in 965 seconds, the current passed in ampere। मतलब इतनी गैस जो है कलेक्ट की गई है 112 मिलीलीटर कैथोड पे इतने सेकंड में, आपको करंट बताना है कितना पास किया होगा। ट्राई करो इसको। करो, एनटीपी की जगह कर लो एसटीपी पे।
ओके ट्राई कीजिए, वैसे तो इसका आंसर 1 आएगा। पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बच्चे, एसिडिफाई यानी कि एसिडिक कंडीशन में करवाया है, कैथोड पे करवाया है यानी कि रिडक्शन होगी। तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख लूं क्या, बताओ हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ऐसा ही होगा ना? अच्छा, यानी कि इससे क्या पता चला है आपको, करंट बताना है कितना पास किया गया है इतने टाइम में, 965 सेकंड में, और भैया 112 मिलीलीटर जो है हाइड्रोजन गैस को एसटीपी पे कलेक्ट किया गया है जब 965 सेकंड का टाइम लगा। इसमें बताना आपको कितना करंट पास होगा। तो एक चीज देखो, जब 2 फैराडे का बच्चे 2 फैराडे का चार्ज पास कराया जाएगा तब तुम्हें क्या मिलेगा, तब तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ H2 मिलेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और 1 मोल ऑफ H2 को तुम क्या लिख सकते हो, 22.4 लीटर लिख सकते हो क्या एट एसटीपी पे, हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यानी कि 2 इंटू 96500 कूलम का जब चार्ज पास कराया तो बच्चे 22.4 लीटर एट एसटीपी पे H2 गैस क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। यही मतलब है। या इसको Yes, अगर ma'am. मैं उल्टा लिखना चाहूं, एक बार थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगी क्योंकि स्पेस नहीं है। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 22.4 लीटर एट एसटीपी पे भैया 2 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तब इतना होगा। हमें किसके लिए बताना है, 112 ml के लिए। इसको लीटर में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा, 2/22.4 इंटू 112 इंटू 10⁻⁻3। सोल्व करो इसको, कितना आएगा एक बार मुझे बताओ। इस 10 को ऊपर ले जाओ, 1 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻2 आ जाएगा, ऐसा है क्या? यस मैम। 10⁻⁻2। ठीक है, इतना कूलम मतलब क्या बोलते हैं, ओके इसको बच्चे कूलम में चेंज करना पड़ेगा इसको। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे गायब कैसे हो गया ये, चलो कोई बात नहीं है। 22.4 लीटर में भैया इतना था, आपको पूछा है 112 मिलीलीटर यानी कि 10⁻⁻3 लीटर। जल्दी से इसको एक बार कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आएगा। इतना हो जाएगा, इतना चार्ज पास कराना पड़ेगा। तुम्हें क्या बताना है, करंट क्या होगा, तुम्हें पता है Q इज इक्वल टू IT होता है, हाँ या ना? अब करंट कितना है, सॉरी टाइम कितना है, 965 सेकेंड। करंट आपको निकालना है, Q कितना है, इतना है। मेरे को स्लाइड चेंज करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। अरे इसको सोल्व करो ना तुम लोग, मेरी वेट करो, मेरे पास तो जगह भी नहीं है। करो इसको, मैम हो गया। कितना आएगा हो गया आंसर? 965 कूलम भी आएगा। ओके 965 आएगा। यस मैम 965 जो कूलम, फिर वो जो कट जाएगा फिर जो एक ही आएगा, 1 आएगा ना One आंसर? कर लोगे, सिंपल Yes, ma'am. कैलकुलेशन है। मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ू भैया, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ इसको, तुम लोग कर लेना इसको। Q है तुम्हारे पास, I आपको निकालना है, टाइम ऑलरेडी तुम्हें मेंशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कट कट के आ जाएगा तुम्हारा 1 एम्पियर। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था पेपर में, तो ऐसा भी तुम्हें आना चाहिए। उसके बाद आओ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सबसे अलग, ये क्वेश्चन है सबसे अलग। इसमें अगर तुम्हें रिएक्शन नहीं लिखने आती तो ये क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे। देखो कैसे करोगे, ये मैं ही करवाती हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, कितने टाइम तक भैया वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा जब बाय पासिंग थ्रू उसमें से 100 एम्पियर का करंट पास करेंगे, सो दैट जो ऑक्सीजन रिलीज होगी ना, so that the oxygen released can completely burn 27.66 of diborane। मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज होगी
कैन कंप्लीटली बर्न, वो कंप्लीटली बर्न कर सकती है 27.66 ऑफ डाइबोरेन। और डाइबोरेन का मतलब पहले तो पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, B2H6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर यही नहीं पता तो गया क्वेश्चन। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, B2H6 का कंबशन कराना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन होती है इसकी कंबशन की, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, 3O2 हो जाएगा और 3H2 और 3H2O, ठीक है, बैलेंस्ड है। यानी कि ध्यान से देखो, और जब तुम B2H6 का बच्चे मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना, वो आएगा 27.66 ग्राम, ठीक है, और इसका आएगा 96 ग्राम। यानी कि बच्चे तुम्हें क्या बताना है कि कितना टाइम जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा जब 100 एम्पियर का करंट पास कराओगे, सो डेट कि कितना ऑक्सीजन रिलीज हो, जब वो B2H6 के साथ जब कंबशन हो तो वो अच्छे से बर्न हो जाए, यानी कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें भैया चाहिए होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए पहले उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उसकी इक्वेशन क्या होगी, इधर देखो, ये इक्वेशन होगी, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा तो बेसिकली ऑक्सीडेशन होने वाला है, ये तुम ध्यान रखोगे। तो तुम्हें यहाँ क्या पता चल रहा है बच्चे, ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब तुम 4 फैराडे का करंट, 4 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, 4 फैराडे का चार्ज पास कराओगे, तो भैया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, 3 मोल के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया बच्चे क्वेश्चन में कि कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा जब वो डाइबोरेन के साथ कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। डाइबोरेन के साथ कंप्लीटली बर्न हुआ है जब तुमने 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया है। तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 फैराडे चाहिए, तो 3 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 12 फैराडे, हाँ या ना? यस मैम। अब निकालो, अब कुछ भी नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। आपको क्या निकालना है, आपके पास Q आ गया, I आपके पास है, टाइम निकालना, तो टाइम क्या हो जाएगा, Q/I, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि 12 × 96500 कूलम बाय I कितना है, 100 एम्पियर। इसको जब तुम सोल्व करोगे बच्चे, कर सकते हो सोल्व, तो आपका आंसर आएगा 3.2 के समथिंग। और ध्यान रखना तुम्हारा आंसर आएगा सेकंड में, उसको तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा R में। 60 से करना पड़ेगा या 3600 से? जो 3H2O है ना, हाँ ठीक है, करके देखो एक बार, करो इसको सोल्व। हम जो सेकंड रिएक्शन में से हमने तो जो 2 ही लिया है, जो H2O। क्या बोल रहे हो बेटा आशुतोष? जो ऊपर जो रिएक्शन में जो 3H2 है, लेकिन जो नीचे वाले में तो जो 2 लिया है, ऐसा कि जो 2H2। नहीं, वो अलग है, ये B2 डाइबोरेन के साथ है, और तुमने जो इलेक्ट्रोलिसिस कराई है वो पानी की कराई है, तो ये अलग रिएक्शन है और ये अलग है। मैम H2O वाली दोबारा बताना। इसमें आंसर आ रहा है 3.216। देखो इधर देखो, ध्यान से समझते हैं इसको। देखो पहली बात तो तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस किसका कराना है, वाटर का कराना है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए, पहली बात तो ये। यानी कि जब तुम पानी का कराओगे तो ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए, तो जब तुम इसको बैलेंस करोगे ना तो ये इक्वेशन बनेगी बैलेंस्ड, ठीक है। तो तुम्हें ये दिख गया कि भैया जब 4 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तब तुम्हें 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें कितने ऑक्सीजन के लिए बताना है, देखो क्या लिखा हुआ है, सो डेट द जो ऑक्सीजन रिलीज होगी ना कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ऑफ डाइबोरेन। मतलब जब तुम डाइबोरेन का कंबशन कराओगे तो इसमें कितना मोल ऑक्सीजन का यूज हुआ उसके लिए आपको निकालना है। तो भैया 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 फैराडे था, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, 3 मोल के लिए चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 12 फैराडे हो जाएगा। आपको Q दे रखा है, टाइम आपको निकालना है, करंट दे रखा है, इसको सोल्व करो और उसको फिर उसको R में चेंज कर लेना। आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो 3.2 समथिंग आएगा। किसने किया है सोल्व,
मैम आ गया यस मैम आ गया 3.2166 जब आप इसको सोल्व करोगे यस मैम आ गया डिवाइड बाय 3600 और अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 3.2 आर। समझ में आया? ये ट्विस्ट था, वैसे नीट में नहीं पूछा जाएगा सच्ची बताऊं क्वेश्चन, क्योंकि ये जेई में ही कई बार आ जाता है इतना, लेकिन जेई मेन जो देने वाले हैं उसको उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्टी लेवल में काउंट होते हैं, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन वही है जो थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको समझ लो, अगर ऐसे ही कंसेप्ट का क्वेश्चन आया तो तुम आराम से कर सकते हो। अगर वो ये पूरा ना देते ना तो हमारे लिए इजी हो जाता, तब हमारा आंसर इसी से ही आ जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि आपको वो ऑक्सीजन लेना है जो डाइबोरेन के साथ कंप्लीटली बर्न हो जाए। बस यहीं पे ही क्वेश्चन घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन इजी है। समझ गए? हाँ या ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये फिर से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसमें भी देखो क्या बोला, पहले देखो, जब 9.65 एम्पियर करंट को पास किया गया था 1 घंटे के लिए इनटू नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक मीडियम, द अमाउंट ऑफ पैरा अमीनोफिनोल प्रोड्यूसेस। अब इसमें जिसको नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पता क्वेश्चन वैसे ही गया, किसी को अमीनोफिनोल का स्ट्रक्चर नहीं पता वैसे ही गया। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूंगी डिफिकल्ट है, इसको मैं बोलूंगी कि ये डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है कि नाइट्रोबेंजीन का ये होता है स्ट्रक्चर, और इसको किसमें कन्वर्ट किया है, पैरा अमीनोफिनोल में, यानी कि फिनोल ये होता है पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, ये हो गया पैरा अमीनोफिनोल। अब इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, जिसको इसकी रिएक्शन पता होगी वही कर पाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक बार के लिए ध्यान रख लो, क्या पता आ जाए तुम्हारे नीट में भी। तो ध्यान रखना, नाइट्रोबेंजीन को अमीनोफिनोल में चेंज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। समझ गए इस चीज को? बताओ हाँ या ना? अब कुछ भी नहीं, अब बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। आपको ये दिख रहा है, पहले तो बच्चे यहां से क्यू निकाल लो। प्रीवियस ईयर का आंसर था आशुतोष 3.2 आर। आपको करंट दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है। पहले तो यहाँ से चार्ज निकालो, कितने का चार्ज पास करोगे। आई कितना है 9.65 एम्पियर और टाइम कितना है 1 घंटा, तो इसको 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। 3600 नहीं चार्ज देखो ना कितना आया देखो एक काम करो, आप इसका मास निकालो, मोलर मास कितना आया 34740। 3-4, चलो मैंने मान लिया इतने का ही आएगा चार्ज, जब इतने टाइम के लिए और इतना करंट पास किया, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसका मोलर मास काउंट कर लो बच्चे, इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लो, तो देख लो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6। तो इसका मास जब आप कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा 12 6 72, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 6 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आएगा 109। देख लो यही आ रहा है क्या? 109.14 कितना आ रहा है 109.14 पॉइंट में कैसे आएगा? 6 4 6 6 12 12 4 16 मैम 134 आएगा। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? एक सेकेंड, 12 6 72, 108 अच्छा सॉरी 1 2 3 4, आई एम सो सॉरी, हाइड्रोजन 7 है। अब करके देखो 109 आएगा। यस मैम। 4 हाइड्रोजन नहीं आशुतोष बच्चे, 7 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 2 ये 6 और 1 ये 7। समझ गए? अब देखो जब तुम 4 फैराडे का चार्ज पास कराओगे, हाँ यही तो है, यही तभी मैंने बोला ये लर्न करना पड़ेगा बच्चे।
तभी इस क्वेश्चन को मैंने डिफिकल्ट बोला है, तभी इस क्वेश्चन को मैंने डिफिकल्ट बोला है, क्योंकि जिसको ये नहीं पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो फिर वो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सोल्व। वैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चे? 7 है ना, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है काउंट करना, 1 2 3 4 5। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इधर देखो, जब तुम 4 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तो तुम्हें 109 जो है इस पूरा पैरा इम्यूनोफिनोल का डिपॉजिट होगा। लेकिन तुम्हें किसके लिए बताना है? 3-4, जिसने भी ये सोल्व किया है, ये 34740 कूलम के लिए कितना होगा? तो 109 बाय 4 इंटू, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार मैं खुद करके देखती हूँ कैलकुलेट। मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी थी। 1 मिनट रुक जाओ। करंट कितना है? 9.65। ओके हाँ सही बोला है, नहीं है 34740। अब इसको जल्दी से सोल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा आंसर? 6 हाँ जी कितना आ रहा है? इसका तो आंसर बहुत बड़ा आ रहा है मैम 9.81। हाँ 9.81। बच्चे बहुत इजी कैलकुलेशन है इसकी। देखो इसको अगर मैं सिंपल वे में करना चाहूँ, देखो इधर इसको एक बार इरेज कर दो। इधर देखो क्या था, 109 बाय 4 इंटू 96500 इंटू, इसको एज इट इज ऐसे लिख लो, 9.65 इंटू 60 इंटू 60, या लिख लो 3600। अब सोल्व करो, अब इजिली सोल्व हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 965 से 965, 100, 4 9 ठीक है, कितना आ जाएगा? 9.81। मैम 9.81 ग्राम। एक बार मैं आंसर मैच कर लेती हूँ, कितना आएगा इसका। 1 मिनट रुक जाओ। 9.81। हाँ बिल्कुल ठीक है, 9.81 ही आएगा। किस किस का नहीं हुआ एक बार मुझे बताओ, किस किस का? मैम आ गया। ठीक है, वन 109 9.655 ठीक है, आ जाएगा आंसर। हो जाएगा क्या बताओ? बता दो हो जाएगा क्या? आई नो थोड़ा सा एक ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको एक बार रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन नहीं आई तो ये क्वेश्चन वैसे ही हाथ से चला गया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में कितने मार्क्स के आते हैं अप्रॉक्स? देखो पहली बात है ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं। और रही बात बोर्ड में, तो बोर्ड में तुम्हारे जो एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन है वैसे ही आएंगे। ओके मैम। ठीक है चलो आगे आओ। ये वाला क्वेश्चन इजी है, देखो क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बी इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू फर्निश एल्यूमिनियम मेटल। एटॉमिक मास दे रखा है एल्यूमिनियम का 27। द कैथोड रिएक्शन भी तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, और ये बोल रखा है टू प्रिपेयर 5.12 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय दिस मेथड वुड रिक्वायर, मतलब जब तुम्हें इतना एल्यूमिनियम मेटल चाहिए तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम पास कराओगे। तो देखो बच्चे ये तो बहुत सिंपल है, जब तुम, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ, जब तुम 3 फैराडे का चार्ज पास कराओगे
तो कितने ग्राम डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम? 27 ग्राम, हाँ या ना? Yes, ma'am. या इसको Yes. ऐसे लिख लो, 27 ग्राम के लिए भैया 3 फैराडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा, या 3 इंटू 96500 कूलम का। और आपको किसके लिए निकालना है? 5.12 kg के लिए, यानी कि 5.2 इंटू 10⁻³ के लिए कितना करना पड़ेगा? 3 इंटू 96500 डिवाइड बाय 27 इंटू 5.12 इंटू 10⁻³। बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर? सोल्व करो, इसको 9 पे कैंसिल कर दो। 3 इंटू 96500 डिवाइड बाय 27 इंटू में ये सिंपल था ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। 5497 into 10 to the power 3. कितना आ रहा है? 5497 into 10 to the power 3. मैम 5.49 into 10 to the power 7 कूलम आ रहा है। हाँ तो वो तो अप्रॉक्सीमेट मुझे ऑप्शन ए रहेगा बच्चे करेक्ट आंसर। मैम ए आ रहा है। हाँ ए ही आएगा। एक बार सारे सॉल्व कर लो बाकी। यस मैम ए ही आ रही है। ठीक है, हो जाएगा। ये वाला तो इजी था। यस मैम, ये आ गया। और किसी ने ए को देख के चिपका दिया तो वो बहुत बुरी बात है। सोल्व कर लेना, ठीक है। और कैलकुलेटर का यूज मत करना, कैलकुलेटर का यूज मत करना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम खुद करोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। व्हेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 9650 कूलम ऑफ चार्ज पास किया गया है थ्रू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ सॉरी, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड विल बी। और सिल्वर का की ये भी होती है ना 96487। क्या क्या बोल रहे हो? मैम जो उसकी यूनिट, जो मैम उसकी डिजिट होती है फैराडे की 96487 भी होती है ना। आप बच्चे आप वो लेंगे 96500 लेंगे। यस मैम, पर वो भी होती है ना। हाँ वो, अरे तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एग्जैक्ट तो वैल्यू वही, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 96500 लेते हैं ताकि 5 के मल्टीपल पे वो आसानी से कैंसिल हो जाए। चलो ठीक है, करो इसको सोल्व। इसकी रिएक्शन मैं लिख देती हूँ, ये लो। मैम हो गया 10.3 10.8। यानी कि जब 96500 कूलम का चार्ज पास कराओगे तो तुम्हें 108 ग्राम जो है सिल्वर डिपॉजिट होगा। तुम्हें किसके लिए निकालना है? 9650 के लिए। तो कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। 10.8 ग्राम। ठीक है, 10.8। सबका आ गया क्या? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना, इजी है, कर लोगे। एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट, भैया इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया है 8 मिनट के लिए, इतना करंट यूज किया है और तुम्हें इक्वेशन भी दे दी लिखी हुई। वो बोल रहे हैं जो अमाउंट ऑफ क्रोमियम मिला है वो इतना मिला है। आपको पूछा है एफिशिएंसी क्या होगी। अभी मैंने तुम्हें एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो, W एक्चुअल बाय W थ्योरेटिकल इनटू 100 बताया था। तो तुम्हें W मास जो एक्चुअल में डिपॉजिट हुआ है वो तुम्हें दे रखा है, अब तुम्हें थ्योरेटिकल निकालना है। तो तुम्हें यहाँ से दिख रहा है और इसका मोलर मास भी दिख रहा है। तुम्हें पता है कि भैया 6 फैराडे का जब चार्ज पास कराओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 2 इंटू 52 ग्राम डिपॉजिट होगा क्रोमियम, हाँ या ना? यस मैम। ओके, यस मैम। यहाँ से निकाल लो कि कितने का चार्ज पास कराओगे, उसके लिए कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, देख लो। Q इज इक्वल टू IT।
तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 8 इंटू 60 इंटू 2 एम्पियर, इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा? 6 जा 12, 12 8 जा 96, 960 कूलम का। हाँ या ना? मैम 960 तो कूलम। 960 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा? 2 इंटू 52 बाय 6 इंटू 96500 इंटू 960। इसको कैलकुलेट करो एक बार, कितना आया? कैलकुलेट करो। कितना ग्राम आएगा? करो। 60। 60 तो आंसर है बच्चे, ये आंसर थोड़ी ना है। 1.72। नहीं 1.72 तो नहीं आएगा बेटा। 0.17। 0.17 आ रहा है, श्योर? यस। एक बार मैं ही करके देखती हूँ, तो मैम एक बार मैं करके देखती हूँ। 7। 52 इंटू 320 डिवाइड बाय 96500, 0.17 आ रहा है। मैंने तो कैलकुलेटर को यूज किया, लेकिन तुम लोग नहीं करोगे। तो एफिशिएंसी बतानी है बच्चे। एक्चुअल में कितना ग्राम ऑब्टेन हुआ था? 0.104, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की तो भैया 0.17 मिला इंटू 100। जब आप इसको करोगे तो आपका 60% आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। देखो जहां पे भी तुम्हें ना ये लिखा मिल जाए कि भैया इतने मिनट के लिए इतना करंट यूज किया, तो समझ जाना वो क्या दे रखा है तुम्हें कि इतना चार्ज पास किया। तो सबसे पहला काम वही किया करो। अगर तुम्हें जहां पे टाइम और करंट दे रखा हो वहां पे डायरेक्ट क्यू निकाल लो, ठीक है? वहां पे डायरेक्ट क्यू निकालो। अब तुम्हें पता है कि भैया जब 6 फेराडे पास कराओगे तो तुम्हें इतना मिलेगा, 2 इंटू 52 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो जब तुम इतना चार्ज पास कराओगे, 960 कूलम पास कराओगे, तो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा? इतना। और तुम्हें एक्चुअल में कितना बोल रखा है? अमाउंट ऑफ क्रोमियम ऑब्टेन्ड इतना हुआ था। लेकिन जब हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेटेड जो मिला, मुझे वो मिला इससे कुछ ज्यादा मिला। तो क्या होगा? एक्चुअल बाय कैलकुलेटेड, या बोल दो एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल इनटू 100 इज योर एफिशिएंसी। ओके, हाँ बताओ, कर लोगे क्या? मैम इसका आंसर 60.31% आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अप्रोक्स ले लो ना। यस मैम। यस मैम। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से देख ले क्या? फेराडे फर्स्ट लॉ, जितना फेराड चार्ज पास कराओगे उतना डिपॉजिट होगा। सेकंड लॉ क्या कहता था कि भैया अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे अलग अलग सॉल्यूशन से, तो जो सबका मास डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा? रेशियो के इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट मास के। बस यही दो लॉ थे जिनके हमने फॉर्मूले लिखे। और आप देख रहे होगे हर एक क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है सबसे ज्यादा? ये वाला, Q इज इक्वल टू IT वाला यूज हो रहा है, ठीक है? और एक ये वाला हुआ एफिशिएंसी वाला। मेन तो आपका Q इज इक्वल टू IT वाला यूज हो रहा है, और मोल कंसेप्ट यूज हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आई प्रोमिस। इससे बाहर तो नहीं जाएगा फेराडेज लॉ। जितने क्वेश्चन बनते थे हमने सारे कर लिए। तो अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो पल्ले पड़ा क्या फेराडेज लॉ? बता दो जल्दी, ताकि मैं वो वाला क्वेश्चन करवाऊं फिर तुम्हें। ये अभी मैं
कर देती हूँ, तुम्हें मिल जाएगी ये PDF। यस मैम। ओके, अभी हमें करना है बच्चे वो वाला जो हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था ना, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यहाँ छोड़ा था मैंने, राइट? 10-15 मिनट देख लेते हैं, फिर आपको छोड़ दूंगी मैं। फिर हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, कंडक्टेंस वाला। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पहले कभी नहीं पूछा गया कंसेप्ट। आपको क्या था, क्या दे रखा था बच्चे? आपको जिंक दे रखा था एनोड पे, और ये मेटल दे रखे थे, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, और ये भी आयरन है। आपको बताना था कि कौन सा जो है विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच नोड सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये वाली चीज मिस कर गए ना तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक करवा रही हूँ, बाकी तुम खुद कर लोगे। जैसे देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, Au3+ के लिए निकालते हैं पहले। ये होगा कैथोड पे रिएक्शन, इसके लिए 1.40 तुम्हें वो दे रखा है, ई नोट सेल की वैल्यू, हाँ या ना, देख लो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जिंक के ऊपर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो करवा दिया हमने। जबकि आपको क्या दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, 0.6 करना पड़ेगा। पहले बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे, और इसको किससे कर दोगे, 3 से। अब देखो क्या होगा, 2Au3+ प्लस 3 जिंक, 2Au प्लस 3 जिंक 2+, यही होगा। और ये कैसे बना, दोनों को ऐड करके। तो जल्दी बताओ, ई नोट सेल कितना आ गया, 1.40 प्लस 0.76, यही आ गया ना? अरे बोलते भी हो तुम लोग यार। यस मैम। यस मैम। 2.16 आ जाएगा ना? अब ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं कि कैथोड, कौन से कैथोड पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ई नोट सेल की पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ये तुम्हारी वैल्यू किसके लिए आई है बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आई है, 2.16 वोल्ट। तुम्हें किसके लिए निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो 2.16/6 करना पड़ेगा, तब पता चलेगी तुम्हें एग्जैक्ट ई नोट सेल की वैल्यू, ठीक है। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, 2.16 को जब तुम डिवाइड करोगे 6 से, तो तुम्हारे पास आएगी 0.6 की वैल्यू, मतलब 0.36 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चे तुम्हें हर केस में निकालना है, Ag+ में निकालना है, आयरन में निकालना है, Fe2+ में निकालना है, एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, फिर देखो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए वो वैल्यू आई है, फिर उसको 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो। तो जब तुम सारी वैल्यू निकालोगे ना, तो तुम देखोगे कि जो ये A ऑप्शन है, Ag+ से जब Ag में रिड्यूस हुआ है, उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। तो तुम्हारा जो आंसर होगा बच्चे, वो A ऑप्शन रहेगा। ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, समझ गए? अगर मान लो तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम उसको उसी टाइम सोल्व नहीं करोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम खाएगा। तो हमें उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो ज्यादा टाइम वेस्ट करे। हाँ, टाइम लग जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, स्किप कर देना। जब तुम्हारा पूरा पेपर हो जाएगा, फिर आके देखना कि ये क्वेश्चन कर सकते हो तो करना, अदरवाइज छोड़ दे, ठीक है। डायरेक्ट लेके मत बैठ जाना, समझ रहे हो? डायरेक्ट लेके बैठ गए तो 10 मिनट खा जाएगा, ये 5 मिनट तो यही समझने में लगा दोगे कि होगा कैसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे स्किप करना है आपको, ये टाइम वे। और ये जो जेई में आया हुआ है कि जान करके ये क्वेश्चन दिया गया है, ताकि बच्चे अपना फालतू का टाइम इस पे इन्वेस्ट करें और बच्चों का गलत हो और नेगेटिव में जाए उनके मार्क्स, ठीक है। एग्जामिनर की ये स्ट्रेटेजी होती है। इस वाले क्वेश्चन पे आओ, आपको क्या दे रखा है बच्चे, कोबाल्ट, लेड, सीरियम और बिस्मथ का सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। आपको क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं,
ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, क्या मतलब हुआ? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, बताओ? Reduce. यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सबसे अच्छा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? हाइयर होगी। बता दो भैया कौन सा है हाइयर वाला, कौन सा है? कोबाल्ट, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा, पीओडी तो कैंसिल। फिर उसके बाद लेड, उसके बाद सीरियम, उसके बाद विस्पर। ठीक है, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब बेसिकली वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो बहुत इजी, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, what will happen if a block of copper metal is dropped into a beaker containing a solution of 1 molar zinc sulfate? No reaction will occur. ओके, क्या होगा जब तुम कॉपर मेटल को जिंक सल्फेट में डाल दोगे? क्यों नहीं होगी कोई रिएक्शन? मैम इसका बी ऑप्शन होगा। बी होगा। एक बच्चे ने बोला नो रिएक्शन, सामिया ने बोला नो रिएक्शन। मैम कॉपर लेस रिएक्टिव है ना? हाँ बच्चे, कॉपर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो भैया कैसे रिप्लेस कर देगा? कॉपर प्लस जिंक सल्फेट मिलके कॉपर सल्फेट नहीं बना सकते हैं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, तो इसका कलर जो है व्हाइट ही रहेगा सॉल्यूशन का, कॉपर कुछ नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। मैंने लिखवाई तो थी आपको, सीरीज नहीं लिखवाई थी? ये देखो, ये रही, कहाँ गई? यस एक बार मैं दिखा देती हूँ, कहाँ गई भाई, कहाँ गई, कहाँ गई? एक सेकेंड, ये रहा, देखो इधर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, चलो आओ इस पे अब। ये क्या पूछ लिया इसने, ये तो कर लोगे, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तुम लोगों ने किए भी है कि नहीं किए क्वेश्चन? मैम तो इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या आएगा फिर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। ईएमएफ बताना है भैया। मेरी तरफ मत देखना, अपने नोटबुक में देखो। मैम 0.80 वोल्ट। बी ऑप्शन आएगा क्या? यस यस सर। मैम। ओके, देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ। बाकी बताओ भैया क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 0.94। चैट बॉक्स में जल्दी एक बार मुझे बता दो भैया, किसका क्या आ रहा है जल्दी। डी 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 डी। ईशा का बी आ रहा है, जल्दी बताओ। अब तुम इन क्वेश्चनों में भी गड़बड़ करोगे हैं? अभी तो नॉन स्टिक इक्वेशन वाले आए नहीं, मैंने करवाए नहीं वो सोल्व, उसमें तो क्या गड़बड़ मार दोगे पूरी। देखो बच्चे, ये आपको क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -1.14, जबकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना। बताया ना था मैंने, रिडक्शन को अगर चेंज करना है ऑक्सीडेशन में या उसको करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। आशुतोष कैसे आएगा बच्चे? 0.66 तो अलग ही चल गए बेटा, तुम कैसे आ गया 0.66? गलती कर दी क्या आशुतोष? एक बार अनम्यूट करोगे क्या बेटा? .66 आ रहा है क्या? किसी और का भी आ रहा है क्या?
नो मैम। नो मैम। आशुतोष एक बार फिर नो मैम, डी आ रहा है। डी आएगा। आशुतोष एक बार देखो क्या गलती करी तुमने। मैम जो कैथोड पे तो वो रहेगा ना, जो SN रहेगा। इधर देखो ना बेटा, इधर देखो, SN किस पे, एनोड पे, तो भैया मैंने लिख दी ऑक्सीडेशन। ये रहेगा कैथोड पे, मैंने लिख दी रिडक्शन, करवा दी उसकी। इसकी आपको ऑलरेडी दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, 0.80। लेकिन एनोड के लिए हाँ माइनस कर दिया शायद। देखो बच्चे, आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है स्पिन के लिए, हाँ ठीक है। आपको जबकि ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, एनोड पे है ना ये, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। चेंज कर देना इसको, वरना गड़बड़ कर दोगे। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है सबका, जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, निकल का, सबका। तुम्हें बताना है कि किसकी मैक्सिमम वोल्टेज आएगी। सबका निकाल निकाल के देखना पड़ेगा बच्चे। सबका निकाल लोगे क्या, ये तो बताओ मुझे थोड़ा। एक Yes, निकाल के ma'am. दिखा देती हूँ, एक निकाल के दिखा देती हूँ। ओके, इसका मैक्सिमम वोल्टेज मतलब ई नोड सेल निकालना, तो क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे कौन है, कॉपर है। अब देखो कॉपर का कितना दे रखा है, -0.4, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। हमें क्या लेना, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको चेंज कर लो। माइनस जिंक का भी क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ये रहा। मुझे क्या चाहिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि चेंज करना पड़ेगा। बस कर लो इसको सॉल्व। सबकी ऐसे निकालनी है और देख लेना किसके इसमें मैक्सिमम आएगा, वही आपका आंसर होगा। समझ गए? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस मैम। ध्यान रखना, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, और जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ध्यान रखना है आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो सबकी या तो एक ही बारी में वैल्यू चेंज कर लो सबकी, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ये सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अब आप डायरेक्ट निकालोगे। ठीक है, जब भी आप ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने का है, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत, काटा लग जाएगा। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन भैया करोगे घर से तुम। कितने क्वेश्चन है, 3, 4, 3, 7, 1 सेकेंड, सॉरी 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 क्वेश्चन है। ये क्या किसी ने ये घर पे सोल्व, सच्ची बताना, कल संडे था, ये मैंने तुम्हें घर के लिए दिए थे, और ये आज मैं करवाने नहीं वाली वैसे भी, क्योंकि मेरे को सिर्फ आज इलेक्ट्रोलिसिस कराना था, क्योंकि हमारा जल्दी हो गया था, तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा करा दिया। सच्ची बताना, किसी ने किए क्या ये क्वेश्चन? हम पूरे नहीं कर रहे। यस मैम, किए थे बट ट्राई कर देते हैं। अच्छा, किसी ने 7 किए थे क्या, हाफ किए थे क्या इसके 14 पे से? यस यस मैम। हाँ मैम। आशुतोष क्यों नहीं किए बेटू? ये तो सिंपल है, तुम्हारा वो जो मैंने कंसंट्रेशन सेल करवाया था उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये सिंपल भैया डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, और मैंने आंसर सबके दे रखे हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, सबके आंसर दे रखे, ट्राई करना। ठीक है, यस मैम। ओके चलो, ये काम है तुम्हारा। अब मेरा रह गया, मेरी तरफ से रह गया तुम्हारा, ओके मेरी तरफ से तुम्हारा रह गया कंडक्टेंस वाला टॉपिक, जिसमें हम पोलार लो कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैं ट्राई करूंगी 1 दिन में खत्म कराने का, लेकिन देखते हैं, 2 दिन से ऊपर नहीं लूंगी, या तो 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन। ठीक है ओके मैम। हाँ, तो हाँ कोऑर्डिनेशन कराऊंगी उसके बाद, टेंशन मत लो, कोऑर्डिनेशन कराओ। कोऑर्डिनेशन
बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी। पूरे 12th का सबसे इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, पहले बता रही हूँ तुम लोगों को। और किसको मुश्किल लगता है कोई बताएगा क्या मुझे चैट बॉक्स